नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ASSTD61 पर। अभी हम आप लोगों को पिछली वीडियो में कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित कुछ हमने जो है कि उनकी अवस्थाओं को देखा, अवस्थाओं के अनुरूप विशेषताओं को देखा और उन विशेषताओं में जो कोहल वर्ग के जो थॉट थे, जो कथन थे, उस कथन को समझा कि कोहल वर्ग की जो नैतिकता है किसके आधार पर जो है कि निर्धारित होती है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कोहल वर्ग की जो नैतिकता है वह किन अवस्थाओं में, किन चरण के रूप में, कितने भागों में जो है कि उन्होंने विभाजित किया है और उसके अंतर्गत नैतिकता को जो है कि कैसे प्रदर्शित किया है। देखिए, ये आपकी क्लास है, बिल्कुल नो प्रॉब्लम नो टेंशन वाली क्लास, बिना किसी तनाव के हम लोग आराम से ध्यान से समझेंगे क्लास को। कोहल वर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में तीन स्तर बताए, जिसमें से प्रत्येक स्तर के दो दो अवस्थाएं बताई। यह हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा है। इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं। जो पहली अवस्था है वह अवस्था है पूर्व परंपरागत स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर। कोहल वर्ग ने बताया कि पूर्व परंपरागत स्तर में जो बालक के व्यवहार हैं, जो नैतिकता हैं, उसके माता पिता से, उसके बालक के माता पिता और पास पड़ोस से प्रभावित होता है। पास पड़ोस से प्रभावित होता है। इन्होंने इसके अनुरूप दो अवस्थाएं बताई। एक बताया दंड एवं आज्ञाकारिता की अवस्था। दंड एवं आज्ञाकारिता की अवस्था। इसमें क्या है कि इसमें जो बालक का व्यवहार होता है वह व्यवहार माता पिता अपने पास पड़ोस के जनों के आधार पर करता है। जो बालक कोई भी व्यवहार करता है वह व्यवहार अभिभावक के दंड या अभिभावक के भय के कारण करता है। दूसरी बात, वह बालक अपने से वरिष्ठ व्यक्तियों के आज्ञा या अपने से वरिष्ठ व्यक्तियों के निर्देश के आधार पर ही व्यवहार करता है, क्योंकि इस अवस्था में बालक को नैतिक अनैतिक का कोई ज्ञान नहीं होता। बस बालक जो भी व्यवहार करता है वो अपने से वरिष्ठ व्यक्तियों के आधार पर कार्य करता है, अपने माता पिता के आधार पर। जैसे दंड और भय के कारण यदि बालक को यह कह दिया जाए कि बेटा तुम आज जो है कि होमवर्क नहीं करोगे, आज पढ़ने नहीं बैठोगे, ये काम नहीं करोगे तो हम तुम्हें बहुत मार मारेंगे, तो उस डर के कारण क्या करता है वह बालक, वह कार्य नहीं करता है। यदि मान लीजिए पिताजी ने यह कह दिया कि बेटा तुम अपने पड़ोस में या मोहन के घर मत जाना, नहीं तो तुम्हें बहुत मार मारेंगे, तुम घर पे ही रहना, तो इसके आधार पर बालक जो है कि क्या करता है, उनके आज्ञा का पालन करता है और ऊपर से बालक भय के आधार पर जो है कि अपने व्यवहार को दर्शाता है, अपनी नैतिकता को दर्शाता है। जैसे यदि कोई बालक चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो अभिभावक या माता पिता क्या होते हैं, उसे बहुत डांटते हैं, उसे डराते हैं कि तुम चोरी करोगे तो तुम्हें बहुत मार मारेंगे। तो क्या करता है बालक, ये समझ जाता है कि चोरी करना क्या है, पाप है। यानी कि भय के कारण, डर के कारण बालक ये समझ जाता है कि इस कार्य को नहीं करना चाहिए, इसको करना गलत है, यदि हम इस कार्य को करेंगे तो मुझे जो है कि मारा जाएगा, पीटा जाएगा, या मम्मी हमें मारेंगी, पापा हमें डांटेंगे, पड़ोसी वाले डांटेंगे, हमें कुछ कहेंगे। तो इसके आधार पर जो है कि बालक जो है कि अपना जो है कि व्यवहार करता है दंड और भय के कारण। दूसरी बात, आज्ञा या निर्देश के आधार पर, जैसे माता ने कह दिया कि बेटा तुम जो है कि बाथरूम में जो है कि एक बाल्टी पानी रखा है, उतने ही पानी से नहाना, दूसरे बाल्टी का पानी यूज मत करना, तो
तो बालक क्या करता है, जाता है और ध्यान देता है, कहता है कि दूसरे बाल्टी का पानी हमें यूज नहीं करना है क्योंकि मम्मी ने बड़ी मेहनत से भरा है। यदि बालक उस बाल्टी के पानी को यूज करता है तब तक मम्मी आती हैं, तड़ाक तड़ाक 3-4 ठो लगा देती हैं। इसके बाद बालक क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। दूसरे दिन बालक जाता है तो अपने आप समझ जाता है कि मम्मी कितना मेहनत से पानी भरी हैं, जो कि यदि हम दूसरे टब के पानी को खराब करते हैं तो हम पीटे जाएंगे। इसके आधार पर हमें उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस अवस्था में बालक जो भी नैतिक अनैतिक व्यवहार करता है, जो भी नैतिक और अनैतिक व्यवहार करता है, वह जो है कि अपने से वरिष्ठ व्यक्तियों के निर्देश और आज्ञा के आधार पर करता है या बालक भय या दंड के कारण जो है कि व्यवहार करता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो दूसरी अवस्था है, दूसरी उप अवस्था है, वह है अहंकार, अहंकार या आत्मकेंद्रित, अहंकार या आत्मकेंद्रित, अहंकार या आत्मकेंद्रित की अवस्था। इसको हम लोग कह देते हैं जैसे कि तैसे की अवस्था भी, जैसे कि तैसे की अवस्था, जैसे कि तैसे की अवस्था। इसको जैसे कि तैसे की भी अवस्था कर देते हैं, अहंकार की भी अवस्था कहते हैं, आत्मकेंद्रित की भी अवस्था कहते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें बालक जो है कि अपने विचारों को सर्वोपरि मानता है। जो बालक के मन में जो विचार आते हैं, जो विचार आते हैं तो वह अपने विचार को ही क्या मानता है, सर्वोपरि मानता है। इसलिए सर्वोपरि मानता है कि मैं जो कर रहा हूं वह सही है, मैं जो कर रहा हूं वह सही है, मेरे किए गए कार्य ही सही है, बाकी सब क्या है, गलत है। इसमें देखा जाता है कि कभी कभी बालक अपने स्वार्थ के आधार पर भी कार्य करता है, यानी कि इस अवस्था को हम लोग जो है कि स्वार्थ की भी अवस्था कहते हैं, स्वार्थ की भी अवस्था। कहने का मतलब ये हुआ कि बालक जब भी कोई कार्य करता है तो ये देखता है कि मेरा इसमें कितना फायदा है। जैसे मम्मी ने कह दिया कि बेटा तुम्हारे मामा आए हुए हैं, जा करके जो है कि उनके पानी पीने के लिए बिस्किट लेकर आओ। तो क्या करता है, मम्मी के सामने ऐसे करके दिखाता है, 1 रुपया, मुझे 1 रुपया चाहिए, मुझे जो है कि चूरन चाहिए तभी मैं जाऊंगा, मुझे जो है कि लॉलीपॉप चाहिए तभी मैं जाऊंगा, नहीं तो अन्यथा हम नहीं जाएंगे। तो मम्मी क्या करती हैं, कहती हैं ठीक है जाना, और उसमें से जो है कि पैसे निकाल करके कुछ 1 रुपये दे करके जो है कि अपने ये जो लेना है वो ले जाना। तो इसके आधार पर बालक ये देखता है कि मेरा कितना फायदा है, कितना नुकसान है, उसके आधार पर अपने जो है कि स्वार्थ को पूरा करने के लिए कार्य करता है। एक है जैसे कि तैसे की अवस्था। इसे जैसे कि तैसे की अवस्था कैसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए कभी कभी आप देखते हैं कि विद्यालय में यदि कोई बालक की शर्ट गंदी हो जाती है तो वो सोचता है कि मेरी शर्ट गंदी हो गई तो दूसरे की भी शर्ट गंदी करें। तो क्या करता है कि अपने पेन की पेंसिल को या पेन की रिफिल को निकाल करके वो दूसरे के ऊपर भी स्याही के छिटके मारता है, क्योंकि मेरी शर्ट गंदी हुई है तो उसकी भी शर्ट गंदी हो जाए। तो जैसे अगला भी व्यक्ति देख लेता है कि यह मेरा भी शर्ट गंदा कर दिया, तो अपना रिफिल ना निकाल करके बल्कि कैप निकाल कर सीधे तड़ाक से लगा देता है। मतलब कि जैसे कि तैसे की अवस्था, जिसको हम लोग कह सकते हैं अदला बदली की अवस्था, जिसको हम लोग कहते हैं अदला बदली की अवस्था, अदला बदली की अवस्था, अदला बदली की अवस्था। अदला बदली की अवस्था क्या है कि पत्थर से सनम को खींचकर मैंने मारा चिट्ठी, पत्थर से सनम को समेटकर मैंने मारा चिट्ठी, मोहब्बत तो हुआ नहीं, बेचारी का सर फट गया। सनम ने प्यार से निकाला संडील और मासूम गाल पर बाटा का क्या कर दिया, लेबल लगा दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि ना
सनम का सर फूटा होता और ना बाटा का लेबल लगा होता। तो मतलब ये हुआ कि जैसे कि तैसे की अवस्था, अदला बदली की अवस्था। इस तरह से जो है कि हम लोग इसको देख लेते हैं अदला बदली की अवस्था के आधार पर। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसकी दूसरी अवस्था, हम लोग देख लेते हैं इसकी दूसरी अवस्था है इसकी दूसरी अवस्था देख लेते हैं हम लोग। देखिए इसकी विशेषताओं से जो है कि क्वेश्चन जो है कि हमेशा बार बार पूछता रहता है और विशेषताओं के आधार पर ही हम लोग जो है कि क्वेश्चन को जो है कि टच करते हैं। इसमें हिंज की भी कहानी आ जाती है कि हिंज की जो है कि तर्क देता है, बालक तर्क देते हैं। यदि हिंज चोरी करते पकड़ा जाता है तो वह जो है कि दंड के कारण जो है कि जेल चला जाता है, जो पूर्व परंपरागत स्तर में आता है। हम लोग दूसरा देख लेते हैं परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर क्या है कि परंपरागत स्तर में जो नैतिकता है वह नैतिकता बालक के समूह पर और विद्यालय के परिवेश पर आधारित होती है। बालक के समूह पर और विद्यालय के परिवेश पर क्या होती है? आधारित होती है। इसमें क्या होता है, देखिए इतना पसीना हो रहा है ना, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं किसके लिए? आपके लिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर किया करिए, हौसला हम लोग का बढ़ाया करिए। तब यदि आप जितना हम लोग की हौसला बढ़ाएंगे उतना ही हम लोग बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोहलबार, जीन पियाजे, वाई गोडसे से क्वेश्चन हमेशा 4-5 आते रहते हैं, ये फिक्स रहते हैं। यहाँ तक कि ये भी देखा जाए कि सभी शिक्षक भर्तियों में पूछता है, और यहाँ तक ये भी देखा जाए कि पेडागाजी के सभी सब्जेक्टों में लगभग जोड़ देता है बालक की नैतिकता से, व्यवहार से। तो देख सकते हैं हम लोग कि इस अवस्था में जो है कि समूह और विद्यालय के आधार पर बालक की नैतिकता जो है कि निर्धारित होती है। इसकी पहली उप अवस्था क्या है? इसकी पहली उप अवस्था है परस्पर एकरूपता का, परस्पर एकरूपता की अवस्था कहिए या अभिमुखता कहिए, इसको हम लोग कह देते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं अच्छा लड़की, अच्छी लड़की एवं अच्छा लड़का, अच्छी लड़की एवं अच्छा लड़का की अवस्था। इसी को हम लोग और भी नाम दे देते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं गोल्डन रूल, गोल्डन रूल या सुनहरी अवस्था, सुनहरी अवस्था। ऐसा क्यों कहते हैं? इस अवस्था में जो बालक का व्यवहार होता है, जो नैतिकता होती है ना, परस्पर एक दूसरे के नजर में, परस्पर एक दूसरे के लोगों के व्यवहार में अपने आप को अच्छा बनने की कोशिश करता है। बालक जब समूह में आने लगता है, समूह के सदस्यों में जो है कि आने लगता है, समूह बनाने लगता है, तो ये सोचता है कि इस समूह में हम सबसे बेहतर से बेहतर लगें, सबसे बेहतर से बेहतर प्रयास करें, लोग हमें अच्छा कहें। जब विद्यालय में जाता है तो विद्यालय में जाने के उपरांत जो है कि बालक ये समझता है कि इस कक्षा में मैं सबसे अच्छा रहूं, अध्यापक हमारी सराहना करे। तो इसके उपरांत जो है कि बालक की नैतिकता क्या होती है? उन्मुख होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब बालक घर में कोई कार्य करता है तो माता पिता क्या करते हैं? उसकी सराहना करते हैं। माता पिता उसकी सराहना करते हैं, कहते हैं शाबाश बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा दुलारा बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा दुलारा बेटा कलेक्टर बनेगा, जज बनेगा,
तो बालक को क्या मिलता है, उत्साह मिलता है। तो जब उत्साह मिलता है तो वो उसी कार्य को करता है। इसीलिए हम कहते हैं, इसीलिए इस अवस्था को अच्छा लड़की और अच्छी लड़की एवं अच्छा लड़का के भी नाम से जाना जाता है। मतलब दूसरों की नज़र में बालक अपने आप को क्या समझता है, अच्छा बनने की कोशिश करता है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं, इसमें दूसरा क्या है, दूसरा है सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था, सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था। सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि जो समाज में नियम बनाए गए हैं, जो समाज में नियम बनाए गए हैं, जो समाज में जो व्यवहार हैं, ऐसे व्यवहार जो मान्य हो, जो समाज के द्वारा मान्य हो, उसके अनुरूप क्या करना, पालन करना, उसके अनुरूप पालन करना। कहने का मतलब ये हुआ कि बालक समाज में जो नियम, जो व्यवहार बनाए गए हैं, जो मान्य व्यवहार निर्धारित किए गए हैं, उस व्यवहार पर बालक बिना तर्क किए हुए उस व्यवहार को बालक बिना तर्क के क्या सही है, क्या गलत, इस तरह से बिना तर्क किए हुए उस नियम का और उस मान्य व्यवहार का पालन करता है। तो इस अवस्था को हम लोग सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था करते हैं। मतलब बालक ऐसा सोचता है कि जो समाज में जो चीजें बना दी गई हैं, जो अनुशासन व्यवस्था लागू कर दी गई है, जो सांस्कृतिक नियमों को पहले से चली आ रही हैं, या जो हमारे परिवार की, विद्यालय की, समाज की जो व्यवस्थाएं हैं, इसके अनुरूप जो बनाई गई हैं वही सही है। और जो है कि उस पर कोई तर्क नहीं करता कि ये क्या गलत है, क्या गलत नहीं है, यह वैज्ञानिक रूप से या सार्वभौमिक रूप से मान्य है अमान्य, ऐसा कुछ नहीं तर्क करता, सही गलत का कोई तर्क नहीं करता, बस उस व्यवहार को क्या करता है, अपनाता जाता है, उस व्यवहार को अपनाता जाता है बालक। जैसे मान लीजिए एक बालक रोज 10 बजे विद्यालय जाता है, और 10 बजे विद्यालय जाने के बाद गेट बंद हो जाता है, और इसके बाद फिर कभी 10 बजे के बाद जाता है और देखता है कि गेट बंद है, तो क्या कहता है कि गेट बंद है, तो वापस चला आता है। चपरासी दरवाजा नहीं खोलता है तो बेचारा क्या करता है, वापस चला आता है, यह सोचकर कि चलिए गेट बंद हो गया, मुझे वापस चला जाना चाहिए क्योंकि आज मैं लेट हो गया। ठीक, यदि दूसरे दिन जाता है और दूसरे दिन वह बालक लेट हो जाता है, तो उसी समय 10 बजे के बाद मैडम जी आती हैं अपने बच्चे को लेकर के और उस विद्यालय में प्रवेश कर जाती हैं, और बालक क्या करता है, प्रवेश नहीं कर पाता, चपरासी उसे अंदर नहीं जाने देता। तो बालक क्या सोचता है, बालक ये तर्क करता है कि मैं आज लेट हो गया, तो इसलिए मुझे चपरासी नहीं जाने दे रहा है, और मैडम जी तो यहाँ की स्टाफ है इसलिए वो चली गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ तर्क नहीं करता कि व्यवस्थाएं या अनुशासन सभी के लिए लागू होती हैं, बस वो खुद को स्वयं में समझता है, सम्मान करता है उस व्यवस्था की, उस नियम की, कि चलिए मैं लेट हो गया, मैं वापस चला जाता हूँ, मैडम जी अंदर चली गई, कोई बात नहीं, वो तो स्टाफ की है। मतलब कि ये हुआ कि जो समाज में जो नियम है, जो व्यवहार है, जो मान्य व्यवहार है, उस मान्य व्यवहार को बिना तर्क सही गलत किए हुए उस कार्य को जो है कि करता है, उसका सम्मान करता है। इसीलिए इसी अवस्था को सामाजिक अनुरूपता की भी अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को सामाजिक अनुरूपता की अवस्था भी कहते हैं, सामाजिक अनुरूपता की अवस्था भी कहते हैं। मतलब जो समाज के अनुरूप जो नियम बनाए गए हैं वही बालक के लिए सर्वश्रेष्ठ है, मान्य है, उस पर कोई तर्क नहीं करना है कि वह नियम जो है कि उस बालक को प्रदर्शित करता है या अच्छे रूपों में या किस तरह से, इसका कोई तर्क नहीं करना है, बस बालक को उसके अनुरूप जो है कि व्यवहार करना है।
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, तीसरा दिया हुआ है कि तीसरी अवस्था है उत्तर परंपरागत अवस्था। तीसरा है, आप लोग समझते चलिएगा, जो बातें विचार या लेक्चर के माध्यम से, व्याख्यान के माध्यम से दी जाती हैं, बस सीटेट या हो या कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, विशेषताओं के आधार पर जो है कि क्वेश्चन को जो है कि टच कर देता है। तीसरा हम लोग देख लेते हैं उत्तर परंपरागत स्तर। उत्तर परंपरागत स्तर, इसमें क्या होता है कि बालक के तर्क करने की क्षमता विकसित हो जाती है। जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में, यहाँ पर हम लोग जो है कि इसका अर्थ किशोरावस्था से लेते हैं कि जब बालक किशोरावस्था में आ जाता है, किशोरावस्था की चरम सीमा पर होता है, तो उसमें बालक का बौद्धिक विकास, रुचि, क्षमता, मूल्यांकन, तर्क की क्षमता विकसित हो जाती है। तो बालक सही गलत का फर्क करने लगता है, नियम को समझने लगता है, नियम क्यों हैं, कैसे हैं, किसके लिए हैं, सारी चीजें समझने लगता है, व्यवहार किसके रूप में करना चाहिए करने लगता है। तो इसके आधार पर कोहलबर्ग ने ये बताया है कि यहाँ पर व्यक्ति जो भी व्यवहार करता है, जो भी नैतिकता करता है, वह स्वनियम के आधार पर करता है, स्वनियम के आधार पर करता है, जो है कि वह मूल्यांकन के आधार पर व्यवहार करता है। हर व्यवहार में जो है कि वह अवलोकन के आधार पर करता है, यानी क्या सही है, क्या गलत है, कौन उसकी आवश्यकता की पूर्ति करता है, किस समाज में जो है कि रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, समाज की व्यवहारिकता क्या है, औपचारिकता क्या है, सारी चीज को जो है कि समझकर जो है कि अपना व्यवहार करता है। इस अवस्था में कोहलबर्ग ने ये बताया कि यहाँ पर जो है कि लगभग कुछ ही व्यक्ति पहुंच पाते हैं। पहली इसकी उप अवस्था है सामाजिक समझौते की अवस्था। सामाजिक समझौते की अवस्था, समझौते की अवस्था, सामाजिक समझौते की अवस्था। इसी को कहा गया है सामाजिक अनुबंधन की अवस्था, अनुबंध की अवस्था, सामाजिक अनुबंध की अवस्था, अनुबंध की अवस्था या उन्मुख होना या अभिमुखता, जो भी समझिए। देखिए इसमें क्या होता है कि बालक या व्यक्ति को जिस समाज के मूल्यों, आदर्शों, नियमों पर विश्वास होता है, जो समाज में निर्धारित किए गए हैं मूल्य, आदर्श, नियम आदि जो निर्धारित करते हैं, यदि उस पर बालक को या व्यक्ति को विश्वास होता है, तो वह व्यक्ति उस पर विश्वास करके उसी के अनुरूप व्यवहार करता है, उसी के अनुरूप अपना क्या करता है, व्यवहार करता है। जिन सामाजिक या जिस व्यक्ति के प्रति उसके मूल्य, आदर्शों या नियमों पर उसको विश्वास नहीं होता, जिस समाज में वह रहता है उस समाज पर विश्वास नहीं करता, उस नियम को वो नहीं मानता, तो वो उस नियम के आधार पर वो व्यक्ति क्या करता है, वहां से चला जाता है या उसका त्याग कर देता है कि हम इस नियम को नहीं मानते, मेरे लिए सुखदायी नहीं है या मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो उसके अनुरूप वो व्यक्ति क्या करता है, व्यवहार करता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, यदि बच्चा जो है कि एक बच्चा विद्यालय जाता है 10:30 बजे और उसी वक्त गेट बंद हो जाता है, 10 बजे के बाद विद्यालय में एंट्री नहीं होती है, तो ठीक मैडम जी आती हैं और वो अपने बच्चे को लेकर चली जाती हैं, उनकी एंट्री हो जाती है, बच्चे की नहीं होती है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि जब बालक जाता है और देखता है कि मैडम जी चली जाती, हम नहीं जा रहे हैं, तो अब वहाँ पर जो है कि तर्क करता है और वहाँ पर जो है कि वहाँ पर
चपरासी से बोलता है कि मुझे भी जाना चाहिए। जब उनके लिए 10:30 बजे गेट खुल सकता है तो मेरे लिए भी गेट खुलना चाहिए। अगर मेरे लिए नियम है तो उनके लिए भी नियम है। यदि उनके लिए नियम नहीं है, मेरे लिए नियम है और उनके लिए नियम नहीं है, तो हम ऐसे विद्यालय में क्यों आएंगे? हम ऐसी व्यवस्था को नहीं मानते। तो मतलब हम ऐसी व्यवस्था को नहीं मानते, जहां मैं वहीं जाऊंगा जहां पर जो है कि नियम और व्यवस्था क्या है, सबके लिए समान हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति जिन मूल्यों, आदर्शों और नियमों पर जो विश्वास करता है, उसका जो है कि व्यक्ति क्या करता है, अनुसरण करता है या उसके अनुरूप अपना व्यवहार करता है, नैतिकता करता है। यदि जिसमें वो विश्वास नहीं करता तो उसका व्यवहार और उसकी नैतिकता जो है कि उसके अनुरूप नहीं होती। दूसरी इसकी उप अवस्था है विवेक की अवस्था। विवेक की अवस्था, विवेक की अवस्था या इसी को कहते हैं सार्वभौमिक नैतिकता, सार्वभौमिक नैतिकता की अवस्था। सार्वभौमिक नैतिकता की अवस्था, इसमें क्या होता है कि बालक स्वनियम, आकलन, अवलोकन सब कुछ सही गलत करने लगता है। यहाँ पर तो केवल जो है कि विरोध करके रह जाता है कि चलिए हमें इस पर विश्वास नहीं है, हम इस नियम को नहीं मानते। लेकिन यहाँ पर विरोध करने के साथ साथ व्यक्ति क्या करता है कि अपने स्वनियम, अपने नियम भी बनाने लगता है। अपने नियम भी क्या करता है, बनाने लगता है। मतलब कि जिन आदर्श मूल्यों नियमों पर उसे विश्वास नहीं होता तो वो अलग से क्या करता है, अलग से नियम बनाने लगता है कि सबके ये नियम क्या होंगे, एक समान होंगे, अन्यथा किसी की ये नियम नहीं होगा। मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मैडम जी जाती हैं, वो नहीं जाता है तो उस पर विरोध करके रह जाता है। लेकिन अब यहाँ पर ये तर्क करता है कि यदि 10 बजे गेट बंद होगा तो गेट सभी के लिए बंद होगा। यहाँ पर तर्क ये करता है कि गेट यदि 10 बजे बंद होगा तो गेट सभी के लिए बंद होगा, चाहे वो विद्यार्थी हो, बालक हो, चपरासी हो, चाहे प्रिंसिपल हो, सभी के लिए नियम एक समान होगा। अन्यथा जो है कि सभी के लिए नियम नहीं होगा तो ऐसे विद्यालय की व्यवस्था को क्या करनी चाहिए, तब बंद करनी चाहिए। नियम और कानून की व्यवस्था सबके लिए समान होनी चाहिए और नहीं तो ऐसे विद्यालयों को बंद करनी चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि बालक जो है कि अपने विवेक के आधार पर नैतिकता करता है और नियम स्वयं बनाता है। और जो नियम बनाता है वह नियम सार्वभौमिक रूप से होता है, मतलब कि सभी के हित के लिए होता है। ऐसा नियम जो सभी के हित के लिए हो, यानी कि केवल अपने आप में न बल्कि सामूहिक रूप से हो। कहने का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किसी भी प्रकार का असंवैधानिक न हो, बस समाज की जो रूढ़िवादिता है उस रूढ़िवादिता से हट करके नियम ऐसा हो जो सभी के हित में हो और सामूहिक रूप से हो। वो जो है कि अपने विवेक के आधार पर जो है कि नैतिकता करता है। इस तरह से कोहलबर्ग के नैतिकता विकास के आधार पर हम लोगों ने जो है कि सभी को अवस्थाएं और स्तर को कंप्लीट किए। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कोहलबर्ग ने जो ये नैतिकता निर्धारित की थी, तो उनकी नैतिकता के आधार पर एक अवलोकन की प्रवृत्ति आती है, आलोचना, जो सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है। वो आलोचना क्या है, इनके नैतिक विकास की एक आलोचना की गई है कि कोहलबर्ग ने महिलाओं एवं पुरुषों के सांस्कृतिक
सांस्कृतिक विभेद के आधार पर, सांस्कृतिक विभेद के आधार पर नैतिकता का कोई भी उल्लेख नहीं किया है, जिक्र नहीं किया है। कहने का मतलब यह हुआ कि कोहलबर्ग ने महिलाओं एवं पुरुषों के सांस्कृतिक विभेद के आधार पर नैतिकता का कोई भी उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने अपने नैतिकता विकास में ये नहीं दर्शाया कि जो सांस्कृतिक विभेद के आधार पर ये होता है कि महिलाओं का परिवेश अलग होगा, उनका पहनावा अलग होगा, पुरुषों का पहनावा अलग है, अलग दर्शाता है उनकी नैतिकता। महिलाएं नाक कान छेदा सकती हैं, पुरुष नहीं छेदा सकते हैं, जबकि सभी चीजें अब सामान्य हो गई हैं। शादी विवाह में पुरुषों की बारात जाएगी और महिलाओं की विदाई होकर के पुरुष के घर आएगी। इसमें जो है कि कोई नैतिकता को नहीं उन्होंने इसके आधार पर उन्होंने दर्शाया है। इसके आधार पर यह देखा जाए कि यदि नैतिकता के आधार पर यह देखा जाए कि यदि जो पुरुष जिस मान लीजिए किसी माँ बाप के एकलौती बेटी हो और उस एकलौती बेटी से शादी करने पर वो पुरुष क्या करता है, वहीं पर अपना निवास स्थान बना लेता है। तो इसके हिसाब से यदि ये देखा जाए कि यदि महिला बारात लेकर जाए, उस पुरुष को अपने घर पर लेकर आए, तो ये भी नैतिकता को प्रदर्शित करता है। तो कि इसके लिए तो कोई दंडनीय अपराध या संवैधानिक रूप से अपराध तो होगा नहीं, लेकिन इस तरह से जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, उन परंपराओं को देखते हुए यानी सांस्कृतिक गतिविधियों को देखते हुए कोहलबर्ग ने महिला और पुरुष में जो है कोई भी भेद का अंतर नहीं बताया, मतलब महिलाओं का जिक्र नहीं किया है, ना कि लड़कियों का। इस तरह से आपका जो है कि नैतिक विकास का सिद्धांत जो है कि कंप्लीट होता है। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर किया करिए। बहुत कम लाइक होते हैं आप लोगों को, हम लोगों को ऊर्जा नहीं मिल पाती है। क्या कोई अगर प्रॉब्लम्स हो वीडियो वगैरह में या समझने में, तो आप हम लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, जिसको हम लोग बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सिद्धांत के बाद। जय हिंद।